नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट नंबर 5 लेके आया हूँ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? सोडा वाटर। देखिए सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर जो है ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि द्रव में किसका विलयन है? तो द्रव में गैस का विलयन है। और द्रव में गैस के विलयन को, यदि द्रव में गैस प्रवाहित हो तो उसे कौन सा कोलाइड कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोम कोलाइड। फोम। सिरका क्या है? तो सिरका होता है एसिटिक एसिड CH3 COOH। ये होता है एसिटिक एसिड। ये जो है सिरका जो है एसिटिक एसिड, यह 6% एसिटिक एसिड 6% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। कितना परसेंट एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है? तो 6% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन होता है। अर्थात यह द्रव में द्रव का विलयन है। द्रव का विलयन है। लिखते हैं पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। आयोडीन का टिंचर क्या है? तो आयोडीन I2। आयोडीन जो है ये ठोस प्लस द्रव यानी C2H5OH, ये हो गया ठोस, सॉरी द्रव। तो यह जो है ठोस में द्रव का विलयन है। कौन? तो आयोडीन टिंचर। इसे आयोडीन टिंचर कहा जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि कौन एक द्रव में ठोस का विलयन है? तो ये हो जाएगा आयोडीन टिंचर, ऑप्शन नंबर C। आइए देख लेते हैं कोलाइड के बारे में। एक होता है सोल कोलाइड। कौन सा कोलाइड होता है? सोल कोलाइड होता है। सोल कोलाइड जो होता है वो द्रव और ठोस का परिक्षेपण होता है। किसका? द्रव और ठोस का परिक्षेपण होता है। एग्जाम्पल में हो गया, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए तो हो जाएगा रक्त जो है द्रव में ठोस का परिक्षेपण होता है। और एक होता है एरोसोल कोलाइड। एरोसोल कोलाइड जो है वो गैस में द्रव का परिक्षेपण होता है। गैस में द्रव का परिक्षेपण, या गैस में ठोस का परिक्षेपण भी होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे बादल। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए क्या, तो धूल। ये जो है कैसा कोलाइड है? बादल और धूल जो कैसा कोलाइड है? एरोसोल कोलाइड है। और रक्त कैसा कोलाइड है? तो रक्त जो है सोल कोलाइड है। आयोडीन की परमाणु संख्या जो होता है 53 होता है। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 53। और आयोडीन जो है ये क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। आयोडीन जो है हाइड्रोजन है। और यह 17वें वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का? 17वें वर्ग का तत्व है। आयोडीन का जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो बैगनी ठोस होता है। बैगनी ठोस, इसका कलर जो है बैगनी होता है आयोडीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का टिंचर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर क्या है? तो यह एक बकरी का नस्ल है। किसका नस्ल है? तो यह एक बकरी का नस्ल है। बकरी का नस्ल और होता है जैसे बर्बरी भी बकरी का नस्ल होता है। गाय का नस्ल होता है साहिवाल जर्सी, और बहुत सारी इसकी प्रजाति होती है। बिल्ली का मैंने पीछे भी कराया है इस क्वेश्चन को। बिल्ली का जो प्रजाति होती है वह होता है मेन कून
रागडोल, सोमाली, ये सब बिल्ली की प्रजाति है। तो नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर है बकरी का नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच होता है? तो यह बृहस्पति और मंगल के बीच होता है। किसके बीच? बृहस्पति और मंगल के बीच होता है। धूमकेतु, धूमकेतु क्या है? तो अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर आता है तो वह घर्षण के कारण जल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो धूमकेतु कहते हैं। ग्रह जो है, जैसे ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। और निहारिका, निहारिका किसे कहा जाता है? तो जिस समय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण होता है, उस समय जो गैसों के बादल पाए जाते हैं उसे निहारिका कहा जाता है। तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं होगा? क्षुद्र ग्रह तो होगा, धूमकेतु भी होगा, ग्रह भी होगा, निहारिका नहीं होगा। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो निहारिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पानी के तकनीक का संरक्षण, ये गलत है। पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, ये भी गलत है। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, हाँ, ये नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की समयावधि होती है। तो देखिए, सरल लोलक की बात कर रहा है, तो सरल लोलक देख लेते हैं इसे। सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल दो कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन? एक हो जाएगा लंबाई और दूसरा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो आवर्तकाल की बात करें तो टी बराबर होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए, ये जो आवर्तकाल है, ये इससे दो फॉर्मूला निकलेगा। टी बराबर जो है, टी सीधा समानुपाती होगा किसका? तो एल के, अंडर रूट एल के। और एक तो निकलेगा टी समानुपाती इन्वर्सली पर, ये जो हो जाएगा 1/√g। किसी स्थान पर g के मान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होता है, ये गलत है। मैंने अभी बताया कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यानी इससे दो फॉर्मूला मैंने निकाला था। टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वन बाई अंडर रूट जी के। और यहाँ कह रहा है वर्गमूल के सीधे समानुपाती होता है, ये गलत हो जाएगा। और इससे एक और सूत्र निकला था, टी सीधे समानुपाती होगा किसके? तो अंडर रूट एल के। 3 नंबर है, किसी स्थान पर जी के मान के घनमूल के सीधे अनुपाती, ये भी गलत हो जाएगा। किसी स्थान पर जी के मान के, बी नंबर देखिए ऑप्शन, किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वाला, यानी कि ये बी नंबर सही है। ये नंबर क्या है? किसी स्थान पर जी के मान के व्युत्क्रमानुपाती, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कुछ और जान लेते हैं। तो पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, पेंडुलम का आवर्तकाल किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होगा? तो पेंडुलम का आवर्तकाल जो प्रभावित होता है वो, पहला नंबर, गर्मी अगर बढ़ेगा, गर्मी अगर बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और वह अंडर रूट एल का मान भी बढ़ जाएगा, यानी कि लंबाई भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल अगर बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। घड़ी क्या हो जाएगा? तो सुस्त हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई जो है, घड़ी की सुई की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ जो देखिए एल का मान बढ़ रहा है। तो गर्मी के दिनों में अगर गर्मी बढ़ेगा तो आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा और घड़ी की सुई की लंबाई भी बढ़ जाएगी, जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी। दूसरा होता है ठंडा। ठंडा अगर अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा? टी टी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, यानी आवर्तकाल कम हो जाएगा और लंबाई जो है वो लंबाई भी कम हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में जो है घड़ी फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, यानी घड़ी की सुई जो है वो छोटी हो जाती है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसमें आवर्तकाल कम हो जाएगा और घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी तीव्र हो जाएगी। और तीसरा नंबर इसमें आता है कि चंद्रमा पर जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा और यह गुरुत्वीय त्वरण का जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ी की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण का मान कम जाएगा। इसलिए घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। चंद्रमा पर घड़ी क्या होगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। एक होता है सेकेंडी पेंडुलम। सेकेंडी पेंडुलम सेकेंडी पेंडुलम क्या है? तो सेकेंडी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 2 सेकेंड। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 2 सेकेंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरेंथोकार्पी फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। 2,4-D। ये 2,4-D क्या है? तो ये 2,4-D जो है वो इसे कह सकते हैं शाकनाशी या इसे खरपतवारनाशी भी कह सकते हैं। विश्व का विश्व का प्रथम विश्व का प्रथम खरपतवारनाशी कौन सा हो जाएगा? तो 2,4-D। 2,4-D हो जाएगा विश्व का प्रथम खरपतवारनाशी। और यह जो है पैरेंथोकार्पी जो होता है, यह बिना बीज के फल का उत्पादन पैरेंथोकार्पी कहलाता है। पैरेंथोकार्पी में प्रयोग करते हैं क्या क्या चीज़ का? तो पैरेंथोकार्पी में प्रयोग करते हैं 2,4-D और दूसरा प्रयोग करते हैं इसमें IBA का और तीसरा प्रयोग करते हैं IAA का। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में पैरेंथोकार्पी फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं, IBA का प्रयोग करते हैं, IAA का प्रयोग करते हैं। ये ABA का प्रयोग नहीं करते। ABA क्या है? तो ABA जो है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसे एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन है। और एब्सिसिक एसिड का कहाँ प्रयोग करता है? पौधे यानी पादप कहाँ करता है? तो अपने रंध्रों को बंद कर लेता है। जब बाढ़ आता है तो पादप अपने रंध्रों को बंद कर लेता है। उसका रंध्र जो बंद होता है वो किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया मुख्य रूप से किसे संक्रमित करता है? तो यह संक्रमित करेगा यकृत को। देखिए पीलिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो पीलिया को और कहा जाता है जॉन्डिस। क्या कहा जाता है? जॉन्डिस। और जॉन्डिस कब होता है? पीलिया कब होता है? जब रक्त में बिलरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। किसका मात्रा? बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा तब पीलिया रोग हो जाता है। और बिलरुबिन जो है किससे उत्पन्न होता है? तो बिलरुबिन जो है यकृत से उत्पन्न होता है। बिलरुबिन किससे? तो यकृत से उत्पन्न होता है। पीलिया यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो एक रोग हो जाता है। अगर पीलिया नियंत्रित नहीं हुआ तो एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यह भी यकृत को प्रभावित करता है। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है
सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है, सबसे बड़ा अंग है यकृत। और यह जो है किसका संश्लेषण करता है यकृत? तो यूरिया का संश्लेषण करता है। यकृत किसका संश्लेषण करेगा? तो यूरिया का संश्लेषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक होता है? तो पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक होता है। देखिए एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है, या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। देखिए एक कैरेट बराबर कितना होता है? तो एक कैरेट बराबर होता है, एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। कितना? 200 मिलीग्राम। और एक टन की बात करें अगर, कि एक टन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1000 kg। और एक चंद्रशेखर सीमा अगर बोल दे, एक चंद्रशेखर सीमा, तो ये हो जाएगा कितना? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। देखिए समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो समय का सबसे छोटा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? वो होता है प्लैंक टाइम। क्या होता है? प्लैंक टाइम। समय का सबसे छोटा मात्रक है प्लैंक टाइम, जो कि सेकंड से भी छोटा होता है। अब समय का सबसे बड़ा मात्रक पूछ दे तो इयॉन होता है। क्या होता है? इयॉन होता है। समय का सबसे छोटा मात्रक हो गया प्लैंक टाइम और सबसे बड़ा मात्रक हो गया इयॉन। तो दोस्तों आज इतना ही प्रश्न लेकर आया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए